दादा प्रणाम। दादा यार सॉरी यार, क्लास चल रही थी इसीलिए नहीं उठा पाया। वीडियो रिकॉर्ड होता है। हाँ हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग के चक्कर में। क्या कुछ क्या हो गया? बाकी भी नहीं आएंगे। उसकी गाड़ी तो जा रही थी यार यादव की, मेट्रो की। कलंक है माता की दोस्ती के नाम पे ये लोग ने। तो यार माइक ऑन था यार। बताओ 12 बजे से क्लास है, ओनली 1 ईयर। दादा कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा, तब क्या करें? एमएफसी में है किसी के नंबर 4 में? ना जरा बात करा देते दादा। अपने से कराओ, मेरे में तो सिस्टम लगा हुआ है वीडियो रिकॉर्डिंग 10 क्लास का। हेलो। हाँ, मैं डॉक्टर वाजपेयी बोल रहा था बेटे। आज क्लास थी ना 12 बजे से, मैंने लिंक भेजा। अच्छा तो 5 मिनट्स वेट कर लें। ओके बेटे, ओके ओके। क्लास चल रही है, 5 मिनट्स में आएंगे। पांड्या जी ले रहे हैं। ये सब वही वाले हैं ना? फोटो को हिलाओ ज्यादा। प्रोफेसर बन गया, डैम बन गया। हम लोग का काम सिर्फ क्रिटिसाइज करना है। और एक गुड न्यूज मिली कल। हम लोग फोन करना चाह रहे थे, लेकिन हमने सोचा 9:15 तक आप पहले फ्री होगी। उसका पता नहीं किसमें बिजी होगा, फिर ध्यान से उतर गया। वो कल हम लोग ऐसे छज्जे खड़े थे, तो आपने कहा था ना कि पूछ लेना उनसे, तो मालूम पड़ जाएगा कि एडमिशन के लिए गए नहीं होंगे। तो हमने बात की कल, बोले 100% कराना है।
बस प्रॉब्लम ये आ गई कि आज वो गए हैं जगह जहाँ उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सबमिट है, कोई कोर्स उसने अप्लाई किया होगा मेडिकल लाइन में फार्मेसी में, है ना। तो अब शर्मा साला कह रहा था कि वो नहीं आया, वो मिलने ना फोन की, वो कह रहा है कि नहीं गया था लड़का कॉलेज, वो आया मिल आया। तो अब आप फाइनली बात उनसे कर लो, नहीं डूब जाएगा पैसा उन लोगों का। उनसे क्या नाम नहीं कर, इस नाम का व्यक्ति आएगा और उसमें 30,000 चाहिए हम लोगों को, हैं? 1,20,000 उसकी फीस है। ऊपर से वो कह रहे हैं इसमें इसमें वो माफ कराओ। मास्टर साहब रावत पांडे जिनका कैंडिडेट है, हमारे गली में रहते हैं पांडे जी, तो कह रहे हैं इसमें वो माफ कराओ। उसका नाम क्या है? लेकिन एक बात समझ लो, शर्मा ने कहा था कि वो चाहे तो 90,000 कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। 90,000 में उसका वो कोटा वाली सीट है, मतलब वो वाली एडमिशन वाली। ये मैनेजमेंट कोटा है, माइनॉरिटी है, जिसकी वजह से आपको वो क्या कहते हैं इंट्रेंस नहीं देना पड़ता है। हाँ तो वो कह रहा था शर्मा, अगर आप बात कर लोगे तो छोड़ देंगे, उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए कोई बात नहीं है, तो पहले एडमिशन हो जाने दो, तो मैं कह दूंगा कि आई हैव इन्फॉर्म्ड शर्मा जी कि दिस एडमिशन you people have motivated to get admission in SC college, इसका जो हो वो जो बात हुई थी शर्मा से वो दे दें, उसको जाने तो दो पहले। नाम क्या है? शर्मा साहब की बात क्लियर हुई, शर्मा मना कर रहा है ना कि हमें हमें इस तरह की कोई बातचीत नहीं मालूम, क्योंकि एक फीस तो हमारी फीस ही है। एक भी उसकी फीस है, हमें क्या मालूम दूसरी का, हमने तो 30 छोड़ के बता हाँ दिया। यार, जोड़ अब दो उसकी सर। फीस है उतनी निकली। हाँ हाँ यार, विभाग बन गए। हाँ? साला वही डूबी कश्ती जहाँ पानी कम था। स्टूडेंट ने स्टूडेंट नेम है प्रदीप कुमार चंद्रा, बल बलदेव प्रसाद। सबको देते तो सर हाँ, बलदेव प्रसाद। तो शर्मा इसमें कहीं घालमेल न कर दे, मथुरा का है साला ब्राह्मण वो, समझ रहे हो? नाम क्या है? नहीं, संदीप कुमार शर्मा सनाम बलदेव प्रसाद। प्रदीप कुमार चंद्रा हम्म, लौंडे का नाम, सनाम और सनाम है बलदेव प्रसाद। हमें लगा गुरु इसमें भी आप ढीले पड़ जाओगे, हम कैसे पड़ जाएंगे, तुम तो बात पे ऐसी बात कर रहे हो। धार नहीं माल मिलना। भेज तो है प्रदीप कुमार शर्मा सनाम बलदेव प्रसाद शर्मा कोर्स डी फार्मा अगर कुछ कर जाता हूँ फिर होने के बाद में करो। तो बताओ कहाँ से आ रहा है माल, बता दो। 60,000 रुपया पेड़ दिए उसमें, क्या हाँ, नाम है, जाने वाले को एडमिशन में। दिया नहीं, कर्जा नहीं मेरे ऊपर भयंकर। मैं क्या करूँ यार, 2 लाख रुपए कर जाए तो उसने कहा रास्ता ढूंढने अरे तब तो कितना बनवा लो, वही सब बनवा लो, बाकी छोड़ना नहीं, सब अभी बनवा डालो, बनवा डाला हम। मैं तुमसे अपने कर्जे का बढ़िया आनंद ले रहा हूँ जीवन का। मैं कोई अपने कर्जे का तगाजा कर रहा हूँ, यार आप नहीं करो, लेकिन खराब लगता है ना यार। तुम भाई बेकार तो ही बात कर रहती कि तुम्हें बेकार मोटी चैन पहने घूम रहे हो, वैसी चैन फिर बन जाएगी। रात पूरी में कैची है। लगा तो रहा हूँ दिमाग, तेरा हाथ लगा तो शर्मा बलदेव प्रसाद शर्मा कोर्स डी शर्मा नहीं यार, चंद्रा, चंद्रा लौंडा है। पिताजी का नाम क्या है? ओनली बलदेव प्रसाद। खालिद दिया कोर्स डी फार्मा हाँ। एडमिशन डी 1.20 वो बड़े कहे साथ चलना पड़ेगा, मैं चलेंगे। हम बता देंगे देखो कम हम कुछ नहीं हो पाएगा, मेरी वजह से ऑलरेडी उन्होंने वही बताया जो फीस है,
में 1.5 लाख से कम नहीं होता है सर। स्टूडेंट नेम बलदेव कुमार चंद्रा, सन ऑफ बलदेव प्रसाद, कोर्स बी फार्मा, एडमिशन फीस 1,20 lakh पर ईयर। एक साल का होता था ये। यार ये भेजना सही नहीं है, ये भेजेंगे ना शर्मा हरामी निकल गया, इसने लड़के को दिखा दिया, फिर क्या होगा? हमारे मोहल्ले के हैं, ये बात कौन बताता है? The rest already discussed about Dr. Bharti said, मैसेज तो रहता ना, बात कर रहे हो यार, दिखा देंगे, ये देखो फंस जाएगा, बेइज्जती होगी। नहीं की बात है, केस केस होता तो कोई बात नहीं, अब इसको पहुंचने तो जैसे एडमिशन होगा मैं दे दूंगा, तुम्हारी एक 20 हो चाहे 50 हो, उसमें तुम्हें काम ने एडमिशन करा दिया, उसमें जो शर्मा की बातचीत से ये लगा था कि आप अगर कह दोगे तो वो राजी हो जाएंगे, मना नहीं करेंगे। करियार से बात ना करते, उसके घर में उसकी चाची की डेथ हुई, उसके प्रिंसिपल की डेथ हुई है, हाँ बस समझो बात को, शर्मा को तो याद दिया हमने, मैं अगर इतनी फीस है तो फीस ले लो, तो फीस के अलावा भी तो दिया जाता है, हाँ। फीस भेज रहा तो तुम्हारी इतनी फीस हमने उसने भेज दिया तो हमारा क्या फायदा? तभी तो उसने कहा कि जब हमने यही बात कही उससे शर्मा से, तो उसने कहा कि आप परेशान ना हो, सर जो कह देंगे वो मान लेंगे वो। राधे राधे के लिए भेजता है। हेलो, हेलो, गुड आफ्टरनून बेटे। Previous lecture also discussed the income from house property. I hope also clear concept. एक बार फिर से रिपीट कर दें। हाँ तो वो या तो फिर एक एक करके डाउट पूछो तो मैं वो एक्सप्लेन कर दूं पहले। किस पॉइंट पे डाउट है बताओ बेटे। हम्म। हाँ हाँ। थोड़ा वैल्यू का है आइडिया, वैल्यू कौन कौन मतलब वैल्यू कौन कौन। एक सेकंड बेटे, एक सेकंड। अच्छा अच्छा अच्छा। 5 months vacant। मुन्ना भाई लगेगा ओ, इंफॉर्मेशन थोड़ी म्युनिसिपल वैल्यू वगैरह क्या थी बेटे उसकी।
90,000। 1,50,000 1,80,000 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। फिर उसके बाद 90,000 म्यूनिसिपल वैल्यू। हाँ, म्यूनिसिपल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी इज 90,000 और फेयर रेंट 96,000 और एसआर इज 94 बेटे। और लेट आउट अमाउंट था, एक्चुअल अमाउंट जो था वो 9,000 पर मंथ था बेटे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो in that situation SR is given, that means under rent control act। ओके, तो अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट अगर ये है तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यानी म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट विच एवर इज हायर है। बट हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ हाँ ध्यान देनी होगी कि बट लिमिटेड टू स्टैंडर्ड रेंट, मतलब जो आप हायर अमाउंट होगा बेटे, नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट। नहीं समझे हमारी बात? हाँ, मतलब इसमें एक फुट नोट राइट डाउन कर दी, तभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं बेटे। क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग तो आप देख रहे हैं हायर क्या हो रहा है, 96 हो रहा है ना। लेकिन इसमें आपको एक फुट नोट राइट डाउन करना पड़ेगा कि बट लिमिटेड टू स्टैंडर्ड रेंट, मतलब हमारा जो फेयर रेंट होगा बेटे वो मोर देन स्टैंडर्ड रेंट नहीं हो सकता। अगर मोर देन स्टैंडर्ड रेंट नहीं हाँ, बताइए कौन सा क्वेश्चन था, बताइए कौन सा था, जरा बताइए तो। 1,50,000। हाँ, तो इसमें और फेयर रेंट कितना था आपका? 180। हाँ, 1,80,000 था ना। तो अगर अगर हम उसको रेंट कंट्रोल एक्ट में मान के चल रहे बेटे, तो उस स्टेप के हिसाब से इसमें हायर क्या है, 1,80,000 है हायर। जबकि हमने इसको एक्सेप्टेड रेंट में 180 नहीं लिया है, 160 लिया है। इसमें भी वही किया था हम लोगों ने, वही रूल फॉलो किया था जो मैं बता रहा हूँ। कि इसमें एक राइट डाउन कर लीजिए, एक नोट राइट डाउन कर लीजिए कि इन दैट सिचुएशन या इन केस, है ना, यानी फेयर रेंट बट लिमिटेड टू द स्टैंडर्ड रेंट, मतलब नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट। यानी हमारा जो एक्सपेक्टेड रेंट होगा वो स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होगा। ओके, तो उस हिसाब से देखा जाए तो पिछली बार भी हम लोगों ने उसमें, जिसमें म्यूनसिपल वैल्यू 1,50,000 थी और फेयर रेंट 1,80,000 था, तो हम लोगों ने 1,80,000 थोड़ी लिया है बेटे, 1,60,000 लिया है एक्सपेक्टेड रेंट। और उसके बाद एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में फिर हम लोगों ने देखा था विच इज ग्रेटर, है ना। नहीं नहीं, अगर हम रूल के अकॉर्डिंग देखें बेटे, तो रूल जो हम बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो म्यूनसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट, ठीक है, और उसमें उन्होंने कहा नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रेंट आपका 1,60,000 हो गया। यानी पहला पहला स्टेप इज क्लियर। और सेकंड स्टेप क्या था कि जो एक्सपेक्टेड, जो आपका एक्चुअल रेंट है और जो एसआर है, उन दोनों में हायर, है ना। सेकंड स्टेप था ना। तो 1,60,000 और 1,60,000 और 2,40,000 में क्या हायर है, 2,40,000।
और उसके बाद फिर विच एवर इज लेस वाला कॉन्सेप्ट था, है ना? हम्म। सही कह रहे हैं। हमको लग रहा है इसमें ये जो अनरिलाइज रेंट वाला जो कॉन्सेप्ट नहीं था बेटे, हाँ, ये जो अनरिलाइज वाला रेंट वाला जो कॉन्सेप्ट था बेटे, उसी वजह से गड़बड़ हो रहा है। यानी क्योंकि एक्चुअल रेंट दैट पीरियड शैल बी कंसीडर्ड फॉर विच द टेनेंट, है ना, हैज पेड द रेंट, ठीक है। यानी इफ टोटल रेंट यानी पर मंथ अनरिलाइज रेंट बोथ आर गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, सच अनरिलाइज रेंट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम दिस टोटल रेंट। एक्चुअली ये जैसे 20,000 है बेटे पर मंथ, तो टोटल हुआ जा करके 2,40,000, और 2,40,000 में ये 40,000 लेस करना पड़ेगा बेटे। हाँ, जिस तरह से इन्होंने बता रखा है रूल्स में, रूल्स के अकॉर्डिंग तो यही कॉन्सेप्ट होना चाहिए। फिर बता रहे हैं एक्चुअल रेंट। हाँ मतलब उसमें, हाँ, ग्रास एनुअल वैल्यू में डिडक्ट होगा 40,000। सही कह रहे हैं आप। नहीं, ये ड्यूरिंग, जैसे ये जो हम लोग ये निकाल रहे हैं ना ग्रास एनुअल वैल्यू जो निकाल रहे हैं, यानी assume that the actual rent is given in the question, the actual rent is after deducting amount of unrealized rent. It is mandatory of income tax department, so deduction of unrealized rent of previous year, sell taxable income under the head income from. So for the purpose of presentation question, book having solved the deducting unrealized rent. ये अनरिलाइज रेंट का कॉन्सेप्ट तो यही था जो हमने आपको बताया है, उसी के अकॉर्डिंग ये हो रहा है। इन्होंने तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड 160 लिया है, एक्चुअल 240, और विच एवर इज ग्रेटर। जबकि रेंट कंट्रोल एक्ट में ऐसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं, है ना? क्यों? हेलो? नहीं नहीं, वो तो क्लियर है, वो वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर है बिल्कुल, कि म्यूनसिपल वैल्यू यानी म्यूनसिपल टैक्स और अंडरलाइज रेंट रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो अभी जो यहाँ पर कवर्ड और नॉट कवर्ड की जो बात कर रहे हैं ना बेटे, तो ये जो कवर्ड वाला जो पार्ट है, कवर्ड वाले में covered वाले में any such higher amount should not be more than the amount of standard rent. If the hit exceed standard rent, the standard shall be taken gross annual value. करेक्ट, ये तो बात समझ में आ गई कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू को ही, मतलब स्टैंडर्ड रेंट को ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे हम लोग। बट देयर आर इन एक्सेप्शन ऑफ इट इफ डी फैक्टो रेंट एक्सीड द स्टैंडर्ड रेंट। तो इन दिस क्वेश्चन डी फैक्टो रेंट या मतलब एक्चुअल रेंट, रेंट रिसीव शैल बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अच्छा, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट दे रखा है।
इसमें बेटे एक चीज राइट डाउन करनी पड़ेगी, इसमें भी फुटनोट राइट डाउन करना पड़ेगा बेटे। मैं बोलूं लिखेंगे आप? लिखिए जरा एक स्टेटमेंट, एक लिखिए जरा, स्टैंडर्ड रेंट सेल बी टेकन ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये पहला स्टेटमेंट है, जब आपका फेयर रेंट ज्यादा हो और म्यूनसिपल वैल्यू कम है तो हायर लेना है हमको, ठीक है। तो पहले स्टेप पे तो हम वही ले लेंगे, यानी ग्रॉस स्टैंडर्ड रेंट को ही हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे बेटे। हाँ, तो स्टैंडर्ड रेंट को ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे। अब दूसरा स्टेटमेंट राइट डाउन करिए, इफ एक्चुअल रेंट, if actual rent exceed the standard rent, लिखा बेटे? if actual rent exceed the standard rent, in this situation, actual rent received shall be gross annual value। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उससे तो फिर यही हो रहा है कि यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपकी 2,40,000 फिर इन्होंने सही ले ली है, क्यों बेटे? है ना, एक्सीड होने पर आपकी फिर वही रहेगी। और जो बेसिक रूल है वो आपका मालूम ही है आपको, कि पहले एक्सपेक्टेड रेंट, फिर जो है एसआर और एक्चुअल रेंट में हायर, उसके बाद जो दो वैल्यू आएंगी उसमें से विच एवर इज लेस। ओके, हेलो, 1,60,000, जो जो अभी 96 वाला था वो जो क्वेश्चन, ये 1,50,000 वाले में बेटे। नहीं 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 नहीं, इसमें कहाँ विच एवर इज लेस होगा, इसमें तो वो बोल रहे हैं ना कि अगर स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट अगर आपका स्टैंडर्ड रेंट से एक्सीड कर रहा है, वो लेस वाला तो तब होगा जब नॉट एक्सीड, समझे बेटे? हाँ, जब नॉट एक्सीड कॉन्सेप्ट होगा बेटे, तब विच एवर इज लेस का कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ तो एक्सीड कर रहा है ना आपका एक्चुअल रेंट बेटे, मोर देन स्टैंडर्ड रेंट। और जो हम लोगों ने रेंट कंट्रोल एक्ट वाला जो डिस्कस किया था क्वेश्चन 94 और 96 और 90 वाले में, तो उसमें जो स्टैंडर्ड रेंट आपका डिसाइड हुआ था वो 94 है, और एक्चुअल रेंट कितना हो रहा था हमारा? हाँ, तो नॉट एक्सीड, है ना। तो जब नॉट एक्सीड है तो इन दैट सिचुएशन वही विच एवर इज लेस। नहीं 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 नहीं, आप समझ नहीं रहे, वैकेंसी का कॉन्सेप्ट तो सिंपल सा ये है कि जितने पीरियड वैकेंट रहा है उतने पीरियड का अमाउंट वो लेस हो जाएगा, ठीक है। जो बेसिक जो डाउट था वो क्लियर हो गया कि अगर आपका एक्चुअल रेंट, हम बात कर रहे हैं रेंट कंट्रोल एक्ट वाली बेटे, ठीक है, अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट अगर आपका एसआर इज गिवन,
तो बट नेचुरल है कि एसआर ट्रीटेड एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू, लेकिन बट बता रहे हैं कि इफ सपोज दैट एक्चुअल रेंट इज मोर देन स्टैंडर्ड रेंट, तो इन दैट सिचुएशन आप क्या करेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू उसी को मान लेंगे, किसको, एक्चुअल रेंट को। तभी उन्होंने वहां पर 2,40,000 को माना है। और जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें भी कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लेकिन वहां पर आप देखिए कि जो एक्चुअल रेंट है हमारा, उसका कारण कुछ भी हो सकता है। जैसे कारण वहां पर ये है कि वैकेंट पीरियड रहा है बेटे, ठीक है, लेकिन जो कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट होगा, एक्चुअल वैल्यू जो होगी वो 63 होगी बेटे, है ना, विच इज नॉट मोर देन एसआर। तो इन दैट सिचुएशन विच एवर इज लेस, एनी डाउट? हेलो, हेलो, हाँ, नहीं नहीं, एक्चुअल, ओनली एक्चुअल रेंट को नहीं कंसीडर करना है। एक्चुअली दो वैल्यू जो होंगी उन दोनों में जो लेस होगा, अगर मान लीजिए जैसे 63 था, अगर आपका जो उधर जो एक्सपेक्टेड रेंट निकल के आ रहा है वो अगर इससे लेस देन होता तो फिर हम उसको ले लेते। आपको आपको सिर्फ देखिए, हाँ, तो वो वही वही चीज आप राइट डाउन कर लीजिए कि अगर सपोज दैट मान लीजिए रेंट कंट्रोल एक्ट है, तो वहां पर आपने सबसे पहले क्या किया कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू में वैल्यू कंपेयर किया, विच एवर इज हायर, ठीक है। तो जब वो हायर आपने किया तो वो आपने देखा कि मोर देन स्टैंडर्ड रेंट था, ठीक है, तो मोर देन स्टैंडर्ड रेंट लिया नहीं जाएगा। यानी केवल स्टैंडर्ड रेंट उसकी यानी लिमिट जो है एक्सपेक्टेड रेंट की क्या होगी, एसआर से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो सबसे पहले आपने वो डिसाइड किया, एसआर डिसाइड किया, यानी एक्सपेक्टेड रेंट डिसाइड किया, ठीक। अब पता चला जो दूसरी जो वैल्यू थी एसआर और एक्चुअल, उसमें जब आपने कंपेयर किया तो देखा कि मोर देन, यानी एक्चुअल वैल्यू इज मोर देन, है ना, ठीक है। अब दोनों में जब आप, हाँ, तो अब यहाँ पर विच एवर इज लेस वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग पाएगा। इन दैट सिचुएशन जो हायर वैल्यू होगी उसी को लेना है आपको। तो ओवरऑल जो आप कह रहे हो ना कि एक्चुअल रेंट कोई बेस लिया जा रहा है, यानी फाइनली जो डिसीजन हो रहा है वो उसी पे बेस कर रहा है आपका, अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट। और बताइए नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम बताइए बेटे। चलिए, और एनीबडी, और किसी को कोई डाउट? रूम में हूँ, आप बैठे होंगे, अभी कहीं बैठे थे, बताओ कोई खास मिले। हाँ, हेलो, और बताओ एनीबडी, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? Stated deduction is clear. Is the first 30% of annual value. Second, interest on loan. इंटरेस्ट ऑन लोन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटे?
आज मैंने आपको एक समरी भी भेजी थी हाउस प्रॉपर्टी की, आई आपके पास? तो उसमें देखिएगा लास्ट में इंटरेस्ट ऑन लोन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर किया गया है, उसके जो पॉइंट हैं उससे आपके समझ में आ जाएगा अच्छे से, क्योंकि उसमें भी लिमिट डिसाइड की गई है। जब सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा ना बेटे, तो उसमें पर्पस और लिमिट दोनों डिसाइड की गई हैं, और जब लेट आउट होगा तो नो लिमिट, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन को डिडक्ट करने की भी एक लिमिट होगी बेटे। कब? जब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होगा, है ना? तो आप उसको पढ़िएगा, अगर उसके बाद भी अगर इंटरेस्ट ऑन लोन में कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा। तो नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन, है ना, इज अ थर्ड हेड, इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनकम फ्रॉम इनकम क्या है? इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ये हेड का नाम है आपका, यानी इज द थर्ड हेड ऑफ द इनकम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी गेट मैक्सिमम इनकम इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स फ्रॉम दिस हेड, ओके। Under this head, profit and receipt of business or profession are included. सबसे पहले एक पहला स्टेटमेंट राइट डाउन कर दीजिए, अंडर दिस हेड प्रॉफिट्स एंड रिसिप्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन आर इंक्लूडेड। अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इन द टर्म ऑफ, यानी कहना चाहिए इनकम टैक्स, इसका क्या मतलब है बेटे? बिजनेस का क्या मतलब है? वैसे तो जनरली बिजनेस का मीनिंग आप सभी लोग जानते हैं कि दैट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू बिजनेस कॉन्सेप्ट। क्यों भाई? हेलो, है ना, यानी व्हाट एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन द बिजनेस और प्रोफेशन, अब ये जानना जरूरी है। तो बिजनेस इंक्लूड एनी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरर और एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड या कॉमर्स या मैन्युफैक्चरर, इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया है। यानी ऑल टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स हो, चाहे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो बेटे, चाहे बैंकिंग एक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी आल्सो इंक्लूडेड। एनी डाउट? यानी थ्री वर्ड इज इन्वॉल्व, ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरर एंड एडवेंचर। Please write down. Is a four word define the meaning of business: trade, commerce, manufacturer and adventure. You know trade? Anybody explain? Very good. यानी the person who does trade is called trader, है ना, he who purchase and sale of goods with the aim of earning profit, okay. And second word commerce, please explain. What do you mean commerce? Anybody explain? भाई जल्दी से, ज्यादा वक्त मत लिया करो, यस या नो फटाक से, बस काम खत्म। नहीं, कॉमर्स मीन्स बिजनेस एक्टिविटीज तो है, लेकिन हम जो अभी डिफाइन कर रहे हैं ना आपको, डिफरेंस तीनों में बता रहे हैं। देखिए बिजनेस एक्टिविटीज तो ट्रेड में भी है ना आपकी,
मैन्युफैक्चरिंग में भी है, एडवेंचर्स में भी है, लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये था कि जैसे ट्रेड की अगर हम बात करते हैं तो ओनली सेल परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, और वही वही चीज बताना चाह रही नहीं एनी, हाँ, दैट मीन्स एनी ऑल ट्रेडिंग एक्टिविटीज, ठीक है, एनी ऑल ट्रेडिंग एक्टिविटीज आर द पार्ट ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटीज, है ना। और इसके अलावा जैसे आपने कहा ना वाइड वाइड स्कोप, तो वाइड स्कोप में आपका आ जाएगा यानी अपार्ट फ्रॉम इट रोड ट्रांसपोर्ट, है ना, रेल ट्रांसपोर्ट, रेलवे एंड टेलीफोन एंड अदर कम्युनिकेशन एंड बैंक इंश्योरेंस एक्टिविटीज आल्सो इंक्लूडेड इन कॉमर्स। ओके, एनी डाउट? एंड सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग. You know, manufacturing, that means under this concept any raw material convert into finished product, है ना, हाँ, any यानी कहना चाहिए any process is included under manufacturing concept, यानी for example sugar from sugar cane, है ना। एंड लास्ट वर्ड है एडवेंचर, is the last word adventure, यानी with the aim of sale and purchase in the business, with the aim of sale and purchase in the business, यानी the work is keeping stock is known as adventure, you know, any doubt? Uh, and and second word profession, business is also clear, and second profession, anybody explain, you know, profession word? थोड़ा सा और इम्प्रूव करो इसमें, और भी चीजें एक्चुअली ये, बस 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 अब आपने पॉइंट पकड़ लिया, यानी विच आर परफॉर्म बाय एनी मेंटल क्वालिफिकेशन एंड एटीट्यूड एबिलिटी, है ना, विच कैन बी एक्वायर्ड बाय द स्टडी एंड ट्रेनिंग, है ना, सच एज जैसे एमबीबीएस, है ना, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना, है ना, एडवोकेट, हाँ, एडवोकेट हुआ, ऑडिटर हुआ, डॉक्टर हुआ आपका, सच टाइप ऑफ प्रोफेशन। एक वर्ड और होता है बेटे, वोकेशन, VOCATI, वोकेशन, यू नो वोकेशन, यानी हाँ, विच आर परफॉर्म फॉर लिविंग, है ना, परफॉर्म फॉर लिविंग, सच एज स्टोरी राइटर या प्ले राइटर या पुजारी, है, डूइंग रिलीजियस वर्क, म्यूजिशियन, है ना, मैजिक एक्टिविटीज, एजेंसी वर्क, सच एज वोकेशन। अब आप इसमें एक पॉइंट राइट डाउन करिए बेटे कि तीन वर्ड है बिजनेस, बल्कि चार वर्ड हो गए आपके, बिजनेस, ट्रेड, प्रोफेशन एंड वोकेशन। अब इनकम टैक्स का क्या मानना है, यानी इन द रेफरेंस ऑफ इनकम टैक्स अगर देखा जाए तो इनकम टैक्स पर्पस, यानी देयर इज नो डिफरेंस इन देम, यानी ऑल द इनकम रिसीव्ड बाय एनी वन ऑफ दीज सोर्स इज इंक्लूडेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन।
यानी देयर इज नो डिफरेंस इन देम, बिजनेस, ट्रेड, प्रोफेशन एंड वोकेशन। एनी डाउट? अब इसको फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मेट आपको राइट डाउन करना पड़ेगा। एक स्टेटमेंट फॉर्मेट राइट डाउन करिए फटाफट। उसमें आपको राइट लिखना होगा, ऊपर सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए यानी प्रॉफिट एंड लॉस, बल्कि रिवाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या ये कह सकते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। स्टेटमेंट फॉर्मेट यानी पर्टिकुलर एंड अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। अब व्हाट टाइप ऑफ इनकम यानी यहाँ पर इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, तो एज पर द क्वेश्चंस यानी सम इंफॉर्मेशन इज गिवन, यानी व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन, दैट मीन्स नेट प्रॉफिट इज गिवन, है ना। और अगर मान लीजिए प्रोफेशन की बात होगी तो वहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर में जो सरप्लस और डिफिशिएट दिया रहता है वो दिया रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव राइट डाउन द फॉर्मेट यानी अंडर द पर्टिकुलर कॉलम नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, या सपोज दैट सरप्लस एज पर इनकम एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। अगर मान लीजिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन है अगर एज पर क्वेश्चन, तो उसमें से हम क्या लेंगे, सरप्लस। ओके, आफ्टर दैट एडिंग द expenses disallowed but debited to PL account। क्या ऐड करेंगे बेटे, बोलिए। हाँ, एक्सपेंसेस यानी अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, या यानी इनकम टैक्स प्रोविजन, है ना, सच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस disallowed but also showing in PL account, debit side of the PL account। इसका रीजन समझ रहे हैं आप बेटे, बिकॉज रीजन क्या है, यानी एवरी बिजनेसमैन रिड्यूस द इनकम, है ना, पर्पस ऑफ रिड्यूस द इनकम showing in debit side is the maximum expenses, but income tax such as treated disallowed। कैसे ट्रीट करता है, disallowed, तो disallowed but debited to PL account, such as personal expenses, income tax, wealth tax, charity, donation, capital expenditure, या अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, है ना, डेप्रिशिएशन, है ना, टेक्निकल एक्सपेंडिचर, गिफ्ट, प्रेजेंट, ऑडिट फी एंड अदर डिसअलाउड एक्सपेंसेस। ये एक फॉर्मेट दिया हुआ है, मैं इसको सेंड कर दूंगा आपको, तो उसमें बहुत सारे दिए हुए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव राइट डाउन द नेट प्रॉफिट अदरवाइज सरप्लस, ठीक है। आफ्टर दैट एडिंग द डिसअलाउड एक्सपेंसेस बट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। एंड नेक्स्ट आइटम ऐड क्या करेंगे, इनकम, इनकम विच आर टैक्सेबल अंडर दिस हेड
but not credited to PL account. हेलो, यानी कौन सी इनकम हम ऐड करेंगे, बोलिए। नहीं नहीं, हाँ हाँ, विच इज, हाँ मतलब इनकम्स विच आर टैक्सेबल अंडर दिस हेड बट नॉट क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट, उसको हम ऐड कर लेंगे बेटे। जैसे रेंटल इनकम, जैसे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, बॉन्ड, है ना, या डिविडेंड, या इनकम टैक्स रिफंड, है ना, कैपिटल गेन, बैड डेट्स, एक्साइज ड्यूटी, ये सारी ऐसी इनकम है जो विच आर टैक्सेबल अंडर दिस हेड बट नॉट क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट। लेकिन इसको पीएल अकाउंट में इन्होंने क्रेडिट नहीं किया। पर्पस क्या है इनका न शो करने का बेटे? वेरी गुड, रिड्यूस द इनकम। इसके बाद फिर दो वैल्यूज हम लेस करेंगे। सबसे पहले इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड बट आल्सो क्रेडिटेड इन पीएल अकाउंट। अच्छा, ये जो हमने अभी बताया था रेंटल वगैरह, ये तो नॉट टैक्सेबल का पार्ट होगा ना बेटे? क्यों? आप लोग भी रामायण की तरह सुनते हो, इसीलिए कहते हैं सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, डे वन से मैंने बताया था कि एक बीकॉम स्टैंडर्ड की बुक एससी मल्होत्रा की आती है इनकम टैक्स की, वो आप ले लीजिए। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप बेटे? अच्छा, यानी फॉर सम टाइम के लिए भी नहीं खुल रही, बिल्कुल ब्लॉक है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। यार करंट की मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन अगर ना भी मिले, पुरानी एक साल मिल जाए तब भी काम चल जाएगा आपका। हालांकि इनकम टैक्स की बुक करंट की बेस्ट होती है, क्योंकि जो अमेंडमेंट होते हैं ना बेटे, वो उसमें शो करते हैं। मेरे भाई, एग्जाम में कौन सा असेसमेंट ईयर आएगा? करंट वाला आएगा, और कौन सा आएगा? ठीक है। हाँ, उसमें पुराना थोड़ी पूछा जाएगा बेटे। तो अगर करंट की मिल जाए ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं मिल पा रही है तो फॉर सम टाइम आप उसको एज अ मतलब लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ स्टडी मटेरियल आप उसको ले सकते हैं, ताकि कुछ कंसेप्ट तो क्लियर हो आपका, थ्योरेटिकल, जो कि इट इज़ नॉट अमेंडेड मतलब मैटर। तो आपने क्या किया, फॉर्मेट में पीएल और सरप्लस लेने के बाद दो चीज़ें आपने ऐड कर दी। एक, पहला एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट नॉट डेबिटेड पीएल, सेकंड इनकम विच आर टैक्सेबल अंडर दिस हेड बट नॉट क्रेडिटेड पीएल। ये तीन वैल्यू ऐड होने के बाद जो टोटल आएगा, उस टोटल में दो वैल्यू लेस हो जाएंगी। एक इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड बट क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट, एंड सेकंड एक्सपेंसेस और लॉसेस अलाउड बट नॉट डेबिटेड पीएल अकाउंट। मतलब इनकम टैक्स का मानना है कि ये आप अलाउ है एक्सपेंसेस आपके, लेकिन आपने उसके बावजूद उनको पीएल में डेबिट नहीं किया है, बट नॉट डेबिटेड पीएल अकाउंट। वो आपका एक ही होता है केवल, कौन सा मालूम है? डेप्रिसिएशन। क्लियर?
डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंसेस है बेटे जो अलाउड है बट नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। तो आई होप बात समझ में आ गई बेटे आपको। अगर हम बिजनेस की बात करेंगे तो बिजनेस में हम एक फॉर्मेट बनाएंगे और उस फॉर्मेट के ऊपर क्या लिखेंगे बताइए। करेक्ट, वेरी गुड। या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उस रिवाइज्ड में हम वो सारी चीज़ें ऐड करेंगे और लेस करेंगे। फाइनली जो आंसर आएगा हमारा वो कहलाएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है। इन द सेम नेचर प्रोफेशन में भी हम करेंगे। बस ये होगा प्रोफेशन में जो पर्टिकुलर वाला कॉलम होगा उसमें सबसे पहले हम राइट डाउन करेंगे ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग, क्योंकि वहाँ ना तो सरप्लस है और ना ही प्रॉफिट है बेटे, है ना। तो हम क्या लेंगे, ग्रॉस एनुअल अर्निंग, हाँ प्रोफेशनल अर्निंग भी कह सकते हैं। तो अब उसमें डिफरेंट टाइप की प्रोफेशनल अर्निंग होती है। इन केस अगर वो डॉक्टर है मान लीजिए तो सेल ऑफ मेडिसिन, है ना, कंसल्टेशन फी, विजिटिंग फी, एग्जामिंग फी, ऑपरेशन फी, नर्सिंग होम चार्जेस, है ना, गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट, ये सारी इनकम आती है ग्रॉस अर्निंग में बेटे एज अ डॉक्टर। इन द सेम नेचर एडवोकेट। तो सबसे पहले हम ले लेंगे ग्रॉस एनुअल अर्निंग, ठीक है, और ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग के बाद लेस कर देंगे कौन से एक्सपेंसेस, एडमिसिबल, दैट मीन्स एक्सेप्टेड एक्सपेंसेस। क्यों भाई, क्यों, अंडर द इनकम टैक्स एक्सेप्टेड जो एक्सपेंसेस है थ्रू एनी रिलेटेड टू एनी प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर या प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट या एडवोकेट, वो सारे एक्सपेंसेस रिड्यूस हो जाएंगे। फाइनली जो आएगा वो कहलाएगा क्या, टैक्स यानी टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ प्रोफेशन या टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। तो इसमें जो बेसिकली जो समझने वाला है, जैसे एडमिसिबल डिडक्शंस की बात कर रहे हैं तो उसमें अलाउड बिजनेस लॉसेस हो जाएंगे, एक्सपेंसेस हो जाएंगे, है ना, और डिडक्शंस आ जाएंगे सारे आपके। इसकी भी समरी हम आपको भेज देंगे शाम को, तो ये इसका भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से ब्रीफ में क्लियर हो जाएगा आपको बेटे। हाँ फॉर्मेट भी भेजेंगे, फॉर्मेट और समरी और क्वेश्चंस, ये तीन चीजें आपको सेंड करेंगे। ये जो बेसिक चीज है वो समझ में आई आपके बेटे, अलाउड एक्सपेंसेस डिस अलाउड एक्सपेंसेस, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया आपके, क्योंकि जब तक ये नहीं समझ में आएगा तब तक क्वेश्चंस नहीं लगा पाएंगे आप। यानी जो अलाउड और डिसअलाउड की जो मीनिंग है उसका मतलब क्या हुआ, बताइए, थोड़ा एक्सप्लेन करिए तो मैं समझूँ आपके समझ में आ गया, बताइए। डेबिट कर रखा है, वेरी गुड वेरी गुड। एंड इनकम, हम्म। हम्म। और जो लेस वाले आइटम है बेटे,
लेस इसका जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट हो जाएगा, है ना। चलिए, तो अब मैं लीव कर रहा हूँ और शाम तक मैं आपको मैटर सेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके बेटे, थैंक यू। ओके।